आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, इसको हम लोग दूसरा नाम हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, मतलब हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हैलोजन डेरिवेटिव्स होगा चैप्टर। अगर किसी अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन हो, मतलब हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन है तो वो हुआ हेलो एल्केन, और वहीं एराइल ग्रुप यानी फिनाइल रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ अगर हैलोजन है तो वो हुआ हेलो एरीन्स। इसमें जो सबसे पहला पार्ट है क्लासिफिकेशन, हेलो एल्कोन को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। हैलोजन अगर प्राइमरी कार्बन से है तो प्राइमरी, सेकेंडरी से जुड़ा है तो सेकेंडरी, टर्सरी से जुड़ा है तो टर्सरी। एल्काइलिक कार्बन से है तो वो एल्काइलिक होगा, अगर बेंजाइलिक कार्बन से है तो बेंजाइलिक, एराइलिक कार्बन से है तो एराइलिक। इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। और नॉमेनक्लेचर, ये दोनों पार्ट हम लोग पढ़े हैं, वहां रिवाइज करना है आप लोग को। रिवाइज फ्रॉम नॉमेनक्लेचर पार्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का नेमिंग हम अलग से लिखे थे, हम लोग हर फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग लिखे थे, तो उसी में हम लोग एल्काइल हैलाइड का भी नेमिंग लिखे हैं। वहां से हम लोग को ये पोर्शन रिवीजन करते हैं। क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर हम लोग रिवाइज कर लेंगे नॉमेनक्लेचर पार्ट से। दूसरी बात, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। एल्काइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, क्योंकि यहाँ एल्काइल ग्रुप के कार्बन से ही ये हैलोजन बॉन्डेड है, अगला टॉपिक है। तो कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड का नेचर कैसा होगा, तो ये भी हम लोग इतना दिन में पढ़े हैं कि हैलोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा देन कार्बन। कार्बन की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे हैलोजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज रहेगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जो ये बॉन्ड हुआ कार्बन हैलोजन का, वो है तो कोवेलेंट, बट इसमें पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस का पोलैरिटी भी रहेगा। तो ये पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, सॉरी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पार्शियल नहीं, पार्शियल प्लस और माइनस है तो पोलैरिटी है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसका जो बॉन्ड का नेचर हुआ वो कैसा हुआ, कोवेलेंट है बट पोलर नेचर है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए कार्बन कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। कार्बन एटम हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हेंस बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स। कार्बन का बिहेवियर कैसा होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह। नोट कर लीजिए। एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन,
इसमें सबसे पहले फ्रॉम एल्केन अगर हम लोग देखें तो हम लोग जानते हैं कि कोई एल्केन है जिसमें एल्काइल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा है, इसका सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम लोग हेलोजिनेशन कर देंगे तो हाइड्रोजन हटेगा, हेलोजन जुड़ेगा, तो RH बनेगा और HX निकल जाएगा। ये हो रहा बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, डिटेल रिवाइज करना है। फ्रॉम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर हम एल्कीन से बनाए तो कोई एल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, इसमें अगर हम लोग HX का एडिशन करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, जिसमें पाई बॉन्ड टूटेगा और एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा। मार्कोनिकोव्स रूल के अनुसार प्रोडक्ट बनेगा, तो पाई बॉन्ड टूट के एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हेलोजन जुड़ता है। मार्कोनिकोव रूल फॉलो होता है। अगर यहीं पर परऑक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एडिशन करेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव फॉलो होता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू हो रहा, इसमें डिटेल रिवाइज करना है। फ्रॉम EAR एंड इसी में हम पढ़ाए हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की, FRAR, क्योंकि जो एंटी मार्कोनिकोव है वो FR फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, FRAR है एंटी मार्कोनिकोव, और मार्कोनिकोव EAR है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसमें एक बात और पढ़े हैं हम लोग कि अगर हम लोग यही एल्कीन में ब्रोमीन का सिर्फ एडिशन कर दें या कोई भी हेलोजन का एडिशन कर दें, खासतौर पर ब्रोमीन से प्रोडक्ट बनता है CCl4 में, ब्रोमीन का एडिशन करके इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर होता है, इसलिए इसका यूज अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए करते हैं हम लोग। तो अगर ये एडिशन हम लोग कर दें तो पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा, विस डाइब्रोमाइड बनाएगा, है ना। कैसा प्रोडक्ट बना? विस वेसिनल कंपाउंड बना, विस डाइब्रोमाइड बनाएगा। अगर अगल बगल वाला एडजेसेंट कार्बन से दो हेलोजन है, एडजेसेंट कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वेसिनल, और सेम कार्बन से जुड़ा है तो जेमिनल। तो ये भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, EAR के थ्रू ही कंप्लीट हो रहा। तो हम लोग को यहीं से रिवीजन करना है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। अगर हम लोग अल्कोहल से बनाए इसमें कई सारे रिएक्शन बताए हैं। अल्कोहल को आप अगर HX से रिएक्शन कराते हैं तो H और OH H2O बन के निकलेगा, RH बनेगा और H2O बनेगा। इसमें बताए हैं कि 4 अल्कोहल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और नॉर्मल प्रोपाइल और नॉर्मल ब्यूटाइल, ये 4 अल्कोहल ऐसे हैं जो SN2 रिएक्शन के थ्रू रिएक्ट करता है, बाकी सब SN1 के थ्रू रिएक्ट करता है। दूसरा, अगर हम लोग PX3 से रिएक्शन कराते हैं तो OH हटेगा और हेलोजन जुड़ेगा तो RH बनेगा। बोले थे 3 मोल अल्कोहल तीनों X के साथ रिएक्ट कर जाएगा, 3 मोल RH बनेगा और P के साथ 3 मोल OH H3PO3 बनाएगा SN2 के माध्यम से। अगर हम लोग इसको PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो RCl बनेगा, HCl बनेगा और POCl3 बनेगा।
अगर हम लोग इसको SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो RCl बनेगा, HCl बनेगा और SO2 बनेगा। हम बोले थे HX में HBr भी हो सकता है, लेकिन HBr ना लेकर के अगर हम लोग NaBr और प्लस H2SO4 इन दोनों का मिक्सचर ले लेंगे तो पहले ये HBr बना देगा और NaHSO4 बनाएगा। HBr इससे रिएक्ट करके RBr बनेगा और साथ में NaHSO4 तो बन ही रहा और वाटर बन रहा, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर बनेगा, है ना। यहाँ कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है। तो इस तरीके से रिएक्ट हो रहा है। डिटेल में हम लोग रिवाइज फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हम लोग SN2 ऑफ एल्कोहल में पढ़े हैं। एल्कोहल का SN2 के पास ये सब रिएजेंट रिएक्ट करवाए हैं। बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड में दो रिएक्शन है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन और दूसरा स्वाट रिएक्शन। दोनों डिटेल रिवाइज करना है फ्रॉम, सिर्फ रिवाइज फ्रॉम, डिटेल क्या है इसमें तो कुछ भी अभी बताए नहीं है। तो रिवाइज फ्रॉम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें SN2 ऑफ R एल्काइल हैलाइड में हम डिटेल में पढ़ाए, समझे। फिंकलस्टाइन रिएक्शन और स्वाट रिएक्शन दोनों पढ़ाया गया। एराइल हैलाइड का अगर हम लोग प्रिपरेशन का बात करें तो एक तो मेथड है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें अगर कोई बेंजीन को हम लोग बेंजीन का हैलोजनेशन कर देते हैं हैलोजन के साथ FeX3 के प्रेजेंस में, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा H+ हट के हैलोजन जुड़ जाता है, तो हेलो एरिन्स बनता है, हेलो बेंजीन बनेगा। इवन अगर टॉलिन का भी रिएक्शन कराएं, यहाँ CH3 है तो CH3 OP डायरेक्टर है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, और हैलोजन के साथ रिएक्शन होगा FeX3 के प्रेजेंस में, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। ये टॉलिन में ऑर्थो पोजीशन पर हैलोजन जुड़ा हुआ मिलेगा और पैरा पोजीशन पर हैलोजन जुड़ा हुआ मिलेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाए हुए हैं। दूसरा मेथड है बनाने का बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसमें पहले डाइजोनियम साल्ट बनाते हैं। डाइजोनियम साल्ट बनाने के लिए एनिलीन लेते हैं और इसको NaNO2 और HX में रिएक्शन कराते हैं कोल्ड एक्वस मीडियम में, मतलब 0 से
5 डिग्री सेल्सियस के बीच टेम्परेचर रख के ये डाइजोनियम साल्ट बनता है N2 प्लस और X माइनस, ये डाइजोनियम साल्ट हुआ। डाइजोनियम साल्ट से ही के आगे ही है सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें अगर इसको क्यूप्रस क्लोराइड के साथ HCl में हीट कर दें तो N2 हट के Cl जुड़ जाएगा, N2 इसमें से निकल जाएगा और क्यूप्रस ब्रोमाइड के प्रेजेंस में क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ HBr के प्रेजेंस में हीट कर दें तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, N2 इसमें से निकल जाएगा। एक CN भी है सैंडमेयर रिएक्शन में, KCN यूज करते हैं, है ना, लेकिन वो उससे एराइल हैलाइड नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग बना रहे क्या यहाँ एराइल हैलाइड, इसीलिए केवल हैलोजन हैलाइड बनने वाला कंपाउंड ही हम लोग यूज किए हैं, है ना। तो ये मेथड है, इसको भी पढ़ाए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मतलब रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ाए हैं। रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डाइजोनियम साल्ट, रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट वाले टॉपिक में बताया गया है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म के पार्ट में है। रिएक्शन मैकेनिज्म फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्काइल हैलाइड का फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, हम अगर बात करें मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल में मात्र ये तीन, आयोडाइड नहीं, और इथाइल में इथाइल फ्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड, ये जो पांच हैं ये एग्जिस्ट करता गैसियस स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर। ये जो पांच हैं एल्काइल हैलाइड, ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर। इससे जो बड़ा एल्काइल हैलाइड है रेस्ट एल्काइल हैलाइड अप टू 11 कार्बन, 11 कार्बन तक का इससे बड़ा एल्काइल हैलाइड एग्जिस्ट एज लिक्विड, वो सब लिक्विड में एग्जिस्ट करता। और उससे भी जो ज्यादा कार्बन एटम वाला एल्काइल हैलाइड है, लार्जर एल्काइल हैलाइड एग्जिस्ट एज सॉलिड। यहां तुम लोग एक बात ऑब्जर्व करोगे, जैसे जैसे कार्बन से का संख्या बढ़ रहा, गैस से लिक्विड और फिर सॉलिड बनने की टेंडेंसी बढ़ रही है। छोटा एल्काइल ग्रुप गैस में, उससे बड़ा लिक्विड और 11 से ज्यादा कार्बन वाला सॉलिड। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि जैसे जैसे कार्बन का संख्या बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर वेट और साइज बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ता है। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो गैस से फिर लिक्विड और लिक्विड से फिर सॉलिड की तरफ हम लोग जाएंगे। एज molecular weight and size increase,
इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज। मॉलिक्यूलर वेट और साइज बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसीलिए आयोडाइड में थोड़ा साइज और बढ़ गया, वेट और बढ़ गया, वेट बढ़ गया तो अट्रैक्शन उसमें थोड़ा और मजबूत हो गया, तो इसलिए वो लिक्विड है। अब इथाइल में तो 2 कार्बन है, यहाँ ऑलरेडी 2 कार्बन, इसमें एक ही कार्बन था, इसमें 2 कार्बन आया, तो इसलिए क्लोराइड तक ही गैस है। ब्रोमाइड में का एक तो कार्बन का संख्या 2, ब्रोमीन भी आ गया, तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड। इथाइल का आयोडाइड भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नोट कीजिए। डेंसिटी, अगर हम लोग डेंसिटी का बात करें तो एल्काइल फ्लोराइड एंड एल्काइल क्लोराइड हैज लोअर डेंसिटी देन वाटर। वाटर की तुलना में क्लोराइड और फ्लोराइड का डेंसिटी कम होता है। एल्काइल क्लोराइड और फ्लोराइड वाटर में मिलाएंगे तो वाटर के ऊपर वो तैरेगा। बट अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड का एंड आयोडाइड का, वो हाइयर होगा वाटर की तुलना में। डेंसिटी फ्लोराइड का सबसे कम होता है, इससे ज्यादा होता है क्लोराइड का, इससे ज्यादा होता है ब्रोमाइड का, और सबसे ज्यादा होता है आयोडाइड का। क्योंकि साइज तो बढ़ रहा पहले, लेकिन मास भी बढ़ रहा, और मास ज्यादा इफेक्टिवली बढ़ रहा एज कंपेयर टू साइज। तुम क्लोरीन से ब्रोमीन आओगे तो साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, ब्रोमीन से आयोडीन आओगे थोड़ा बढ़ेगा, मतलब साइज में इंक्रीमेंट थोड़ा थोड़ा का होता है। लेकिन मास तुम देखो कि अचानक से एक लार्ज क्वांटिटी में बढ़ जाता है अगर तुम ब्रोमाइड का या आयोडाइड का मास को तुलना करते हो। एटॉमिक नंबर ही कितना बढ़ जाता है, 8, 8, 18, 18, 32, ऐसे 18 यूनिट नंबर बढ़ रहा, मास 36 या उससे ज्यादा यूनिट बढ़ता है। तो मास एक लार्ज क्वांटिटी में बढ़ता है, जिस वजह से डेंसिटी तो होता है मास बाय वॉल्यूम, मास ज्यादा बढ़ रहा, साइज बढ़ रहा, इस हिसाब से डेंसिटी घटना चाहिए, लेकिन मास बढ़ रहा इसलिए बढ़ना चाहिए, और मास ज्यादा इफेक्टिव है। ये दोनों डेंसिटी लोअर है देन वाटर, और ये दोनों हाइयर देन वाटर। यानी वाटर यहां है बीच में, इससे इधर ये दोनों ज्यादा है और ये दोनों लेस है। अगर हम लोग डेंसिटी का बात करें, पहले इसको नोट कीजिए। डेंसिटी का अगर हम लोग बात करें तो डेंसिटी इंक्रीज करता है बाय इंक्रीज नंबर ऑफ हैलोजन एटम इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में हैलोजन का संख्या बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ता है। मतलब डेंसिटी, अगर हम लोग मिथाइल ब्रोमाइड का बात करें या क्लोराइड ही लेते हैं, तो मिथाइल क्लोराइड का बात करें तो उससे ज्यादा डेंसिटी होगा डाइक्लोरोमीथेन का, CH2Cl2 का, क्योंकि क्लोरीन का संख्या बढ़ गया, और उससे ज्यादा डेंसिटी होगा क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 का। तो जैसे जैसे हैलोजन का संख्या बढ़ रहा, डेंसिटी बढ़ रहा, क्योंकि एक हैवी मास वाला, अब यहाँ की तुलना यहाँ से करें तो यहाँ एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो हाइड्रोजन तो बहुत हल्का है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, लेकिन क्लोरीन एक बढ़ गया,
जो हैवी मास वाला है, तो भारी मास वाला पार्टिकल क्या हो रहा है, आ रहा, और डेंसिटी इसलिए क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। नोट कर लीजिए। हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। देखो, एज इंटरमॉलिक्यूलर attraction इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। दूसरी बात कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करेगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करता है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि जैसे जैसे एज मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड increase by increase number of carbon atom in chain। चेन में मतलब एल्काइल ग्रुप पार्ट में, या सिंपली नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप वाले पार्ट में कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट, अगर हम इस पॉइंट के द्वारा, इस सेंटेंस के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमको तुलना करना रहे, कंपेयर करना रहे मिथाइल क्लोराइड को, इथाइल क्लोराइड को नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड को और नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को, तो कार्बन का संख्या इसमें ज्यादा हो गया इथाइल क्लोराइड में मिथाइल के तुलना में, तो इथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड का, और उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का। दूसरी बात, if number of carbon atom is same, अगर कार्बन का संख्या सेम हो, then boiling point decrease by branching। तो ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, ब्रांचिंग का। लेकिन ये कब लागू होगा, जब व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम। कार्बन का संख्या क्या रहेगा, सेम रहेगा, तब इस पॉइंट को आप लागू करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए। मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमको कंपेयर करना रहे नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड ये सेक ब्यूटाइल क्लोराइड है,
और ये टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड है। तो ब्रांचिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है। यहां की तुलना में यहां ब्रांचिंग है थोड़ा क्लोरीन, तो ये घट गया बॉइलिंग पॉइंट, और यहां और ब्रांचिंग हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट और घट जाएगा। मतलब इसका ज्यादा होगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। एक्चुअली ब्रांचिंग होने से, बाय ब्रांचिंग, सरफेस एरिया जो है डिक्रीज कर जाता है, सरफेस एरिया घट जाता है। हेंस इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्शन डिक्रीज करता है, और यही कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अब जैसे 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 ब्रांचिंग हो रहा वैसे वैसे ये स्फेरिकल बने जा रहा। इसमें सभी कार्बन अट्रैक्ट कर सकता है दूसरे मॉलिक्यूल को। भाई बॉइलिंग का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब ये मॉलिक्यूल जब दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो वो अट्रैक्शन फोर्स का क्या रिजल्ट है वो हम लोग को देखना है। इसमें ये कार्बन इधर से तो अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इधर से कर सकता है, इधर से क्लोरीन कर सकता है तो वो तो इसमें भी कर सकता है, और इसमें ये कार्बन बिल्कुल घिर चुका है चारों बगल से, तो ये कार्बन तो अट्रैक्ट ही नहीं करेगा। तो अट्रैक्ट करने वाला एटम का संख्या क्या हो जा रहा, ब्रांचिंग होने से कम होता जाता है, इसलिए थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। लेकिन कार्बन का संख्या सेम होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लाई करेंगे। अब भले इसमें ब्रांचिंग है लेकिन ये 4 कार्बन एटम वाला है, और इथाइल क्लोराइड के साथ तुलना कर दिए उसमें 2 ही कार्बन है, 1 क्लोरीन है, तो फिर कार्बन का संख्या जिसमें ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा, तो फिर इथाइल क्लोराइड का कम होगा और ये 2 क्लोरोब्यूटेन इस कंपाउंड का ज्यादा होगा, है ना। फिर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो ये कभी भी तुमको देगा तो तुमको सेम कार्बन वाला देगा, और अगर सेम कार्बन नहीं है, कार्बन का संख्या अलग अलग है, तो जिसका कम है उसका कार्बन का संख्या जिसका कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसका अधिक है उसका ज्यादा होगा। बात समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए। देखो बॉइलिंग पॉइंट एल्काइल हैलाइड का लोअर देन एल्कोहल, ये एल्काइल हैलाइड है, पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल की तुलना में कम होता है इन कॉम्पेरिबल मॉलिक्यूलर वेट। मतलब ये जो हम तुलना करेंगे वो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल के बीच ही करेंगे। मतलब मॉलिक्यूलर वेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 7-8 यूनिट, इतना ही अंतर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल में हम मिथेनॉल ले लिए और एल्काइल हैलाइड में हम 11 गो कार्बन, 10 गो कार्बन एटम का और फिर हाइड्रोजन लगा हुआ कोई कंपाउंड ले लिया, उसके साथ तुलना नहीं करेंगे। तो फिर तो हो सकता है कि एल्काइल हैलाइड का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कार्बन का संख्या बढ़ने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है। ऐसा सब में होता है, केवल एल्काइल हैलाइड ही नहीं, अल्कोहल में भी, सब में, हर कंपाउंड में कार्बन का संख्या बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये जनरल कॉन्सेप्ट है। तो अब वहां पर तो थोड़ी हो सकता है कि अल्काइल हैलाइड का ज्यादा हो जाए, कार्बन का संख्या बहुत ज्यादा हो गया तो, लेकिन वो कंपेरेबल नहीं ना, वो 10 गो कार्बन है, 1 गो कार्बन है, तो अट्रैक्शन में तो अंतर आएगा ना। तो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के बीच ही अगर तुलना किया जाए, अब मिथेनॉल का हम मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल फ्लोराइड से तुलना करते हैं तो मिथेनॉल का ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू presence of strong intermolecular hydrogen bond between alcohol molecules।
अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल आपस में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से बॉन्डेड होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बॉन्डेड नहीं होंगे। लेकिन बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल halides are higher than हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की तुलना में अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन्स की तुलना में। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोकार्बन में वो भी डाइपोल डाइपोल नहीं है। हाइड्रोकार्बन में तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, तो उसमें सिंपल इंड्यूस डाइपोल होगा जो कि कमजोर फोर्स है। और ये सब कंपेयर किया जाएगा इनकम्पेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या रहना चाहिए? कंपेरेबल रहना चाहिए उन्हीं के बीच। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल का ज्यादा होगा, इससे कम होगा अल्काइल हैलाइड का, और उससे कम होगा एल्केन का, मतलब R के साथ हाइड्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो मिथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मिथाइल फ्लोराइड से। भले यहाँ फ्लोरीन है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इस मॉलिक्यूल में ऐसे हाइड्रोजन भी होने चाहिए थे जो हाइड्री इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा बॉन्डेड हो। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसका मिथाइल फ्लोराइड को जब हम मिथाइल फ्लोराइड के साथ ही अट्रैक्शन देखेंगे तो डाइपोल डाइपोल आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड हो। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए जो कार्बिड हाइड्रोजन है वैसा हाइड्रोजन होना चाहिए, उस लाइक हाइड्रोजन होना चाहिए, और इससे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट लेना है तो हम इथेन ले लेते हैं। ये मत सोचना कि इसमें एक कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल है, क्योंकि इसमें फ्लोरीन है हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला, तो इसमें तो अगर हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पर तो बहुत कम हो गया, तो इसलिए हम कार्बन लगा के CH3 लिखे हैं, तो लगभग कंपेरेबल हो गया ना। फ्लोरीन का हो गया एटॉमिक नंबर 9 और कार्बन का 6 और 3 9 है ना। वेट अगर देखो तो इसका 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 12 13 14 15 होगा यूनिट इतना पोर्शन का। CH3 है ही, और फ्लोरीन का 18 होता है लगभग, है ना। और इसमें हो गया 16 1 17, तो कंपेरेबल है लगभग। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है का ये ऑर्डर है। एक नोट लिखवा रहे हैं, नोट्स रिलेटेड है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाई हेलोबेंजीन, उससे रिलेटेड ये नोट्स है। नोट्स क्या है? जो ये डाई हेलोबेंजीन है उसमें 3 आइसोमर हो सकते हैं, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा, ये 3 हो सकते हैं। ऑर्थो डाई हेलो, मेटा डाई हेलो, पैरा डाई हेलोबेंजीन। नोट्स क्या है? जो पैरा डाई हेलोबेंजीन है हैज हाइयर मेल्टिंग पॉइंट,
देन ऑर्थो एंड मेटा डाइहेलोबेंजीन। पैरा डाइहेलोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थो और मेटा डाइहेलोबेंजीन से। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है इसका ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना, सिमेट्री इसका रीजन है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के कारण ये जब सॉलिड में पैक्ड होता है तो ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है, मोर पैकिंग एफिशिएंसी होती है। सॉलिड स्टेट में आप लोग पैकिंग एफिशिएंसी पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। जब पार्टिकल बहुत क्लोज पैक होता है तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा, मतलब परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल को हम लोग कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। भाई पार्टिकल सब जब पैक होगा तो बीच में कुछ गैप होगा, तो पार्टिकल का स्पेस ज्यादा होना चाहिए कवर, और गैप कम से कम हो तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा माना जाता है, समझे? तो इसमें जब जब जो कोई भी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का होता है वो सब ज्यादा क्लोजली पैक रहता है, उसका पैकिंग एफिशिएंसी अच्छा होता है। और जब मेल्टिंग पॉइंट का हम लोग जिक्र करते हैं तो उसमें हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ही नहीं देखते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के साथ साथ पैकिंग एफिशिएंसी का बहुत बड़ा रोल होता है कि पैकिंग अच्छा होगा तो क्रिस्टल में मजबूत लैटिस बनेगा, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देने की जरूरत होगी और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यही कारण पैकिंग एफिशिएंसी रीजन है जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा होता है। दिस इज ड्यू टू मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर of para dihaloBenzene. It has higher packing efficiency in crystal lattice. जबकि जब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से मतलब होता है, पैकिंग से कोई मतलब नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट इनके बीच बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बट ये अलग पॉइंट है, अब अलग लिख रहे हैं पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ dihalobenzenes is same, is nearly same। अब एग्जैक्ट तो बराबर नहीं ना होगा, थोड़ा बहुत तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन में अंतर आएगा क्योंकि डाइपोल में अंतर आ रहा है, सबका डाइपोल मूवमेंट अलग अलग है तो अट्रैक्शन अलग अलग होगा। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर है और ये उससे रिलेटेड। एक्चुअली में एक क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी में भी कि ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो बोलती है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से, तो एक्सप्लेन व्हाई। तो उसी क्वेश्चन का ये आंसर हुआ और ये आपके एनसीईआरटी में भी है। बाकी मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड कोई खास टॉपिक नहीं दिया, ये थोड़ा सा पॉइंट है और इससे क्वेश्चन भी है, ये बताना जरूरी है, नोट कीजिए। इसको हम लोग नियरली सेम के जगह पे, नियरली सेम में आपको तुम लोग कंफ्यूज हो सकते, किताब में देखोगे कि डाटा थोड़ा अलग दिया है। नियरली सेम का मतलब है कि थोड़ा डिफर कर रहा, मतलब नॉट मच डिफर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। dipole moment
इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट म्यू क्या होता है? Q इंटू टी। मतलब अगर कोई दो इक्वल और अपोजिट चार्ज प्लस Q और माइनस Q किसी डिस्टेंस d पर प्लेस्ड हो तो उसमें चार्ज का मैग्नीट्यूड Q, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और उसके बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। चार्ज का क्वांटिटी बढ़ेगा तो भी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ेगा तो भी डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। अगर हम लोग बात करें एल्काइल हैलाइड का डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीज करता है बाय डिक्रीज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हैलोजन। This is due to decreased polarity. हैलोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा कहां? टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा तो डाइपोल मोमेंट घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने पर जो कार्बन हैलोजन के बॉन्ड का पोलैरिटी आएगा वो कम होता जाएगा। पोलैरिटी कम होगा तो क्यू कम होगा। तुम बोलोगे साइज सर बढ़ रहा तो डी तो बढ़ रहा, तो डी बढ़ रहा लेकिन साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक लार्ज क्वांटिटी में घटता है। इसीलिए क्यू ज्यादा घटता है और डी थोड़ा बढ़ता है, इसलिए नेट दोनों का प्रोडक्ट म्यू जो है वो घटता ही है। लेकिन वो साइज के कारण एक जगह पर अंतर है, बट इसमें एक एक्सेप्शन है। डाइपोल मोमेंट ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज, या क्लोराइड पहले लिख रहे हैं, क्लोराइड इज हाइयर देन एल्काइल फ्लोराइड। लेकिन यहां पर ये एक्सेप्शन आ गया कि जहां इस रूल के अनुसार ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रहा, क्लोराइड का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा फ्लोराइड से, तो इसका डाइपोल मोमेंट कम होना चाहिए, लेकिन क्लोराइड का ज्यादा होता है फ्लोराइड से, ये एक एक्सेप्शन है। मतलब डाइपोल मोमेंट जो है वो एल्काइल क्लोराइड का ही ज्यादा होगा फ्लोराइड से, और इसके बाद रूल के अनुसार घटना शुरू होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने के कारण। मतलब इससे कम एल्काइल ब्रोमाइड और उससे कम एल्काइल आयोडाइड। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे हम आएंगे डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता है और फ्लोराइड से क्लोराइड में साइज अचानक से बढ़ जाता है, मतलब लगभग डबल होता है। सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड आएंगे तो एक लार्ज क्वांटिटी में साइज का इंक्रीमेंट होता है, लगभग डबल या नियर डबल, और उसके बाद साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का साइज कंपेरेबल है, बहुत कम बढ़ रहा है। लेकिन फ्लोरीन से क्लोरीन आते हैं तो साइज एक लार्ज क्वांटिटी में इंक्रीज करता है। बात समझ में आया? तो साइज लार्ज क्वांटिटी में बढ़ रहा है और फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा साइज होने के कारण भले इसमें पोलैरिटी ज्यादा है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की तुलना में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का पोलैरिटी भले ज्यादा है, लेकिन डी बहुत छोटा हो जाता और डिस्टेंस डोमिनेट हो जाता ओवर द क्यू। इसीलिए डिस्टेंस बहुत छोटा होने के कारण, फ्लोरीन के केस में डिस्टेंस बहुत छोटा होने के कारण डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है क्लोरीन से। लेकिन इससे ज्यादा ही रहता है क्योंकि भले डिस्टेंस कम है लेकिन पोलैरिटी इसकी तुलना में ज्यादा है। तो अब इन दोनों में कंपेयर करें तो क्यू जो है सो डोमिनेट हो गया डिस्टेंस के ऊपर। बात समझे? तो फाइनल ये प्रैक्टिकल डाटा है, रीजन ढूंढा गया है। दिस इज ड्यू टू
वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, द डी लेस हो जाता और न्यू लेस हो जाता। डिस्टेंस कम होता है और डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। नोट कीजिए। मतलब इससे ये रिजल्ट निकल रहा कि डाइपोल मोमेंट मिथाइल क्लोराइड का ज्यादा होगा मिथाइल क्लोराइड से, फिर ब्रोमाइड का कम होगा और आयोडाइड का उससे भी कम होगा। अगर हम साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट के बीच कंपेयर करें तो क्या लग रहा है तुम लोग को, किसका ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट? ये sp3 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp कार्बन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम sp2 कार्बन और उससे कम sp3 कार्बन। ये 2.5 होता है, इसका 2.75 के करीब होता है और इसका 3.2 के करीब होता है और क्लोरीन का 3.0 होता है लगभग। तो डिफरेंस देखो तो 3.0 और 2.75, तो कितना डिफरेंस आया? 0.25 और ये 3.0 और 2.5, कितना डिफरेंस है? 0.5 का डिफरेंस है। तो यहां पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा En ज्यादा है, मोर है, और यहां डेल्टा En लेस है। इसीलिए पोलैरिटी यहां पे मोर होगा और पोलैरिटी मोर होगा तो डाइपोल मोमेंट म्यू जो है वो इसका ज्यादा होगा इससे। बात समझ में आया? डेल्टा En क्या है? इलेक्ट्रो निगेटिविटी डिफरेंस। इसमें पोलैरिटी लेस होगा। एक और रीजन है, इसमें यहां लोन पेयर है तो रेजोनेंस भी करेगा, तो इसमें इस जगह पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से बॉन्ड लेंथ ऑफ CCl ऑल्सो लेस होगा। बॉन्ड लेंथ भी छोटा हो जाएगा और बॉन्ड लेंथ इसका छोटा हो जाएगा, तो उस वजह से भी डाइपोल मोमेंट कम होगा। दोनों फैक्टर कम हो रहा है, इसका Q भी कम हो रहा और बॉन्ड लेंथ भी कम हो रहा, D भी कम हो रहा, दोनों कम हो रहा, तो डाइपोल मोमेंट कम रहेगा। बात समझ में आया सब लोगों को? अच्छा, एक एग्जांपल बताओ। ये ऑर्थो डाइक्लोरो है, ये मेटा डाइक्लोरो है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है जो रिजल्टेंट पर डिपेंड करेगा। ये पैरा डाइक्लोरो है। डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? इसमें 60 डिग्री के एंगल पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा और इसमें 120 के एंगल पर है डाइपोल का डायरेक्शन, है ना, और इसमें अपोजिट है, तो बिल्कुल डाइपोल क्या हो जाएगा? म्यू रिजल्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट घटता जाएगा क्योंकि यहाँ अपोज होना शुरू हो गया और यहाँ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इस पर हम लोग क्वेश्चन किए हैं, कहाँ किए हैं, डिटेल रिवाइज करना है फ्रॉम ये एप्लीकेशन GOC में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट।
टॉपिक हम जब पढ़ाए थे तो वहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं, तो वहाँ से रिवाइज कर सकते हो।